नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। आज मैंने YouTube चैनल पे भी ये क्यों बोला कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपका स्वागत है, क्योंकि बच्चे आज ये YouTube पर पहली बार आपको पेड बैच का डेमो मिल रहा है। और जब पेड बैच स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है, पेड बैच में आप पढ़ोगे, सीखोगे। रीजनिंग सीखने के लिए आप यहाँ पर आए हो, तो रीजनिंग अगर सीखने के लिए आए हो तो रीजनिंग में नंबर आपको बढ़ाने हैं। और नंबर बढ़ाने के लिए पहले एक रोड मैप तो तैयार हो, पहले आपको पता तो चले कि रीजनिंग में आपको क्या क्या करना है, और साथ में ये भी पता चले कि रीजनिंग में आपको क्या नहीं करना। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वास्तव में आप प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90 ले सकते हो। और ये बात मैं एसएससी के लिए कर रहा हूँ। एसएससी ही आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट यूपीएसआई भी है, आपका टारगेट यूपी कांस्टेबल भी है, आपका टारगेट रेलवे भी है, और आपका टारगेट बाकी एग्जाम में भी है। तो हर एग्जाम में रीजनिंग में कैसे आपको पूरा स्कोर होगा, इस बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और किस रोड मैप के तहत आपको आगे चलना होगा। ये वीडियो आने वाले समय के हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उस हर बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है जो वास्तव में चाहता है कि रीजनिंग में स्कोर हो और रीजनिंग में टाइम बचा जाए। ये वीडियो उस हर बच्चे के लिए है जो पूरे के पूरे मार्क्स ले सकता है। और मेरा एक नहीं, हजारों नहीं, कई हजार स्टूडेंट हैं जिनमें रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स लिए हैं। जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, 80% स्टूडेंट रीजनिंग अगर पढ़ करके गए हैं तो विक्रमजीत सर नाम जरूर लेकर के गए हैं। उसका कारण है क्योंकि पिछले 11 साल से मैं मुखर्जी नगर में इकलौता एक ऐसा टीचर हूं, पिछले 11 साल से लगातार रीजनिंग स्पेशल पढ़ा रहा हूं। मैं पिछले 4 साल से इकलौता एक ऐसा टीचर हूं जिसमें रीजनिंग में कंटिन्यूटी के साथ पूरे बहुत सारे चैप्टर्स और बहुत सारे प्रीवियस ईयर यूट्यूब पे कराए हैं। और मैं पिछले 4 साल से ऑनलाइन में पेड बैच में इतनी सारी वीडियोज और इतने सारी पीडीएफ और इतना सारा कंटेंट के साथ मैं आपसे मिला हूं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग की सही रणनीति क्या होगी। मेरे अकॉर्डिंग पहली क्लास पेड बैच की यही होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत यहीं से होने चाहिए। क्या आप रेडी हैं? आर यू एक्साइटेड? आर यू रेडी? कमेंट करके और लाइक करके जल्दी से बता दो। और आज हम ये जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा ये हर बच्चा फॉलो कर लेगा, चाहे आप मेरे से पढ़े हो चाहे नहीं पढ़े हो, चाहे आप मेरे से पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे मैं नहीं जानता, लेकिन आप इस रणनीति को जरूर फॉलो कर लेना। आप मेरा कंटेंट देखोगे या नहीं देखोगे मैं नहीं जानता, लेकिन ये रणनीति जरूर फॉलो कर लेना। ये आपके स्कोर को बूस्ट करेगी, क्योंकि इस रणनीति से एक रास्ता बनाया जाएगा जिस पर चलना आपको होगा, और उस रास्ते पे फूल मैं आपके लिए बिछाऊंगा कि कैसे आएंगे आपके रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50। तो बच्चे, रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से एक चीज याद रखना कि आपको जीरो से कैसे तैयारी करनी है। इस बारे में हम बात करेंगे कि जीरो से कैसे तैयारी करनी है, और इस वीडियो में क्या क्या पार्ट रहेंगे, ये जीरो से कैसे तैयारी होगी और जीरो से आप हीरो कैसे बन पाओगे। तो कुछ पार्ट्स मैं एक बार बता देता हूं कि कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी आपकी, प्रैक्टिस कैसे होगी आपकी, कहाँ से होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से होंगे और कैसे होंगे। स्टेप 4 हम बात करेंगे मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे। तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप अगर आप जानोगे तभी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। तो बच्चे क्या सोचते हैं, सीधा कोई रोड मैप यहाँ बता दो, और ये पॉसिबल नहीं है और ये नहीं होता। तो इन चारों स्टेप की हम डिटेल में हम बात करेंगे, इन चारों स्टेप के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट क्लैरिटी बता देता हूं कि कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी। कि ये कंसेप्ट क्लैरिटी करो, कंसेप्ट सीखो, शॉर्ट ट्रिक सीखो, ये सीखो, वो सीखो। अरे सीखे तो सीखे कहाँ से और सीखे तो सीखे कैसे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो बच्चे, कंसेप्ट क्लैरिटी में रीजनिंग में
आपको हर टॉपिक की अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी, टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी। और ये सिर्फ रीजनिंग में चलती है, टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी। मैं आज आपको बताऊंगा, पूरी टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि टॉपिक वाइज स्ट्रेटेजी, टॉपिक वाइज रणनीति क्या रहेगी, कि टॉपिक वाइज कैसे आप इम्प्रूव करोगे। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि ये रीजनिंग में टॉपिक वाइज ही रहेगा, इसका कारण है, देखो मैथ्स में आपको चल जाता है कि आपको हर टॉपिक में डिटेल में पढ़ना होगा, हर टॉपिक में प्रैक्टिस करनी होगी, हर टॉपिक में सीखना होगा, हर टॉपिक के डेप्थ में जाना होगा। इंग्लिश में चल जाता होगा कि आपको हर टॉपिक पढ़ना होगा, तभी एरर निकल पाओगे। मिक्स एरर होते हैं, पूरी वोकैब आपको पढ़नी होगी तभी आएगा, सब कुछ आएगा तभी कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे। लेकिन रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें मात्र 10 से 15 सवाल करने होंगे, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हजार सवाल भी करने होंगे। तो कंसेप्ट क्लैरिटी, किन में आपको कंसेप्ट सीखनी है और किन में आपको ट्रिक्स सीखनी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किस में आपको कंसेप्चुअली चलना है, किस में आपको ट्रिक्स सीखनी है और किस में आपके प्रैक्टिस से काम चल जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी, तो एक बार हम टॉपिक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चे, मैं अगर जिस टॉपिक के आगे लिख दूं कि इस टॉपिक में आपको कंसेप्ट और कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, वो याद रख लेना, ठीक है। अल्फ़ाबेट टेस्ट, अल्फ़ाबेट टेस्ट पूरा ट्रिक्स के साथ सीखा जा सकता है, ट्रिक्स लागू हो सकती हैं, मात्र 2 सेकंड में जवाब आ सकता है। ट्रिक्स प्लस अल्फ़ाबेट टेस्ट के 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बस, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 100 क्वेश्चंस की। कैलेंडर, कैलेंडर में आपको ट्रिक्स के साथ चलना होगा जो मैं आपको सिखाऊंगा। कैलेंडर में आपको ट्रिक्स सीखनी है जो मैं आपको कंसेप्ट में आपको सिखाऊंगा, प्लस 150 क्वेश्चंस आपको करने की ज़रूरत है, बस 150 क्वेश्चन में आपका काम चल जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, एक एक चैप्टर को बड़ी डिटेल में बता रहा हूँ। और ये इंडिया में और यूट्यूब के इतिहास में पहली बार हो रहा है जिसमें रीजनिंग में इतने तरीके से बात हो रही है, तो लास्ट तक सुनना और वो फॉलो कर लेना। काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर में आपको ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट सीखने जरूरी है। अब ट्रिक्स प्लस कंसेप्ट सीखने क्यों जरूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चे, काउंटिंग फिगर में क्या होता है कि कुछ तो आपका ट्रिक से काम चल जाता है। मान लो आपके सामने इस टाइप की फिगर आ जाती है और इस टाइप की फिगर में आप ट्रिक लगा देते हो, हर बच्चे को पता है 1 2 3 4 सबका टोटल 10, 1 2 सबका टोटल 3, 1 2 सबका टोटल 3 और 10 + 3 + 3, ट्रिक लग गई भाई, ठीक है, 16 हो गए। क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस में ट्रिक लग जाती है, लेकिन जब बात होती है कि कुछ और क्वेश्चंस की, वहां पर आप मात खा जाते हो और वहां पर आप कंसेप्ट्स नहीं सीखते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बना के दूं कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं तो आपको दिक्कत हो जानी है, और आपको ही दिक्कत नहीं होनी, इंडिया के 99% टीचर्स ने ये गलत पढ़ाया है, इवन पेड बैच में भी गलत पढ़ाया है, यूट्यूब पर भी गलत पढ़ाया है, इसका आंसर एसएससी ने भी गलत दिया है। अब अगर आ जाता है ऐसा क्वेश्चन तो इसमें ट्रिक्स तो लगेंगी, बट कंसेप्ट्स सीखना जरूरी है। जब तक इसमें बच्चा कंसेप्ट्स नहीं सीखेगा तो लगाता ही रहेगा, ट्रिक लगाता ही रहेगा और उसके मार्क्स कभी नहीं बढ़ने। इसलिए रीजन काउंटिंग फिगर में डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आता है, और ये ना आप जानते ना मैं जानता कैसा आएगा। इसलिए काउंटिंग फिगर में याद रखना बच्चे, हर बच्चा इस वीडियो को लाइक कर दे। ये पहली बार मैं आपके लिए इतनी डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, एक एक चीज़ पे बारीकी से मैंने सोचा है कि बच्चे को पहले दिन रोड में बता दूं कि इस तरीके से चलना है भाई, और इस तरीके से चल करके नंबर बढ़ाने हैं। काउंटिंग फिगर में मैं आपको जो ट्रिक सिखाऊं वो सीखनी है, प्लस कंसेप्ट जो मैं कराऊं वो कराने हैं, प्लस आपको इसके 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और ये क्वेश्चंस कहाँ से करने वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
डाइस में कंसेप्ट सीखो, ठीक है। ऐसे ही बोल देते हैं, बोला क्लॉकवाइज चलो ट्रिक, अरे ये ट्रिक नहीं है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। ट्रिक के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यार, कंसेप्ट है डाइस का, सोचना पड़ता है। अगर ढंग से क्वेश्चन आ जाए तो डाइस में गलती हो जाती है, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आ जाए डाइस में गलती होती है। कंसेप्ट सीखने की जरूरत है और मात्र 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। रैंकिंग में ट्रिक प्लस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकली करने पड़ेंगे, यानी कि आपको कंसेप्ट पूरा सीखना होगा और पूरा सीखने के साथ आपको 150 क्वेश्चंस करने की जरूरत है, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। डायरेक्शन में आपको पूरा कंसेप्चुअली पता होना चाहिए, कब लेफ्ट होगा, कब राइट होगा, और कब दायां होगा और कब बायां होगा। ये आपको कंसेप्ट सीखने हैं, ये मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा और इसमें मात्र 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अरे कम समय में ज़्यादा स्कोर करना है ना, अरे बाकी टॉपिक पढ़ लेना ना। एज प्रॉब्लम में आपको ट्रिक्स सीखने की जरूरत है, कंसेप्ट से नहीं, ट्रिक्स से ही काम चल जाएगा और मात्र 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अर्थमेटिक प्रॉब्लम में, अर्थमेटिक प्रॉब्लम का लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे, क्यों करेंगे लास्ट में, थोड़ी देर वेट करो। क्यूब में, क्यूब में आपको ट्रिक्स एंड फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है। ट्रिक्स प्लस फॉर्मूला, फॉर्मूला बना कैसे वो याद रखने की जरूरत है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है और मात्र 100 क्वेश्चन से काम चल जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, 100 क्वेश्चन से आपका काम हो जाएगा। अगले चैप्टर की मैं बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के सारे पैटर्न्स याद करने की जरूरत है, प्लस 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ऐसा क्या कर दिया कि यहाँ पर मैंने 500 क्वेश्चन बोले, यहाँ पर आपको पैटर्न्स याद करने की जरूरत है और पैटर्न्स याद करने के बाद 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग मेंस में बड़े बेहतरीन तरीके का पैटर्न आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग में नए सवाल बन रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग में नए पैटर्न जनरेट किए जा रहे हैं। अरे वोवल्स और कॉन्सोनेंट की कोडिंग डिकोडिंग किसी ने सोची ही नहीं थी कि ऐसा क्वेश्चन भी आएगा और हर शिफ्ट में आएगा। ठीक है। अब कोडिंग रिकॉर्डिंग में देखो, जब कोडिंग रिकॉर्डिंग की बात चलती है ट्रिक्स की, तो कोडिंग रिकॉर्डिंग में जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ठीक है, तो हर कोई बता देता है। एक बेसिक सा एग्जांपल दे देता हूं, हर कोई बता देता है। आपके सामने क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं कि भाई यहां से +1 हो गया, यहां से +1 हो गया, यहां से +1 हो गया और यहां से +1 हो गया, ये तो कोई भी बता देगा। लेकिन इसका आंसर बता दो तो फिर जल्दी से इसका आंसर बताओ। लेकिन जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है, ठीक है, और प्रॉब्लम बढ़ कैसे जाती है, जब प्रॉब्लम ऐसा पूछ लेता है, देखो आपके सामने क्वेश्चन बना के दिखाया मैंने, एक इजी क्वेश्चन भी बता करके दिखाया कोडिंग डिकोडिंग में, और मैंने एक ऐसा सवाल भी बताया। जब बच्चे के सामने ये सवाल आता है और बच्चे का दिमाग हिल जाता है, पहले क्वेश्चन का हर कोई जवाब दे रहा है, LMRSIJGH कोई भी बता देगा, लेकिन जब बात होती है दूसरे क्वेश्चन की और ये पैटर्न आ रहा है, नया पैटर्न बना है, लेटेस्ट पैटर्न आया है और बच्चों को मालूम ही नहीं, और बच्चा पुराना पैटर्न। अब एक बात बताओ यार, आपने कोडिंग डिकोडिंग के 500 नहीं 5000 सवाल किए, आपने 1000 सवाल किए, आपने 800 सवाल किए, आपने अपना टाइम खराब किया ना। अगर आपने लेटेस्ट पैटर्न नहीं सीखे तो ऐसे सवाल 500 की जगह 5000 करके चले जाओ, ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा आपसे। आप कोडिंग डिकोडिंग में, मतलब रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें बच्चा मेहनत तो कर रहा है लेकिन नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि गलत जगह पे मेहनत कर रहा है। अरे एक बात बताओ, जैसे आपके सामने दीवार है और मैं आपको बोलूं कि इस दीवार को तोड़ना है और आप उस दीवार को धक्के मार रहे हो, धक्के मार रहे हो, धक्के मार रहे हो, और धक्के मारते मारते चाहे पूरे जीवन दान कर दो, आपसे वो दीवार गिरेगी नहीं।
तरीका सीखो। अगर आप हथौड़ी लेकर के दीवार की नीचे वाली लाइन हटाओगे तो दीवार तो गिरेगी गिरेगी और जल्दी भी गिरेगी और बेहतरीन तरीके से धड़ाम दे गिरेगी। यही है। अब अगर आप पैटर्न्स नहीं सीखोगे तो कैसे पता चलेगा? और ये लेटेस्ट पैटर्न है, ये लेटेस्ट पैटर्न है जिसके ऊपर काम नहीं कर रहे बच्चे, कोडिंग रिकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं लेकिन पुरानी तरीके से, पुरानी चीज़ों की तरीके से। इसलिए मैंने आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग में लिखा कि लेटेस्ट पैटर्न करने की ज़रूरत है, 500 क्वेश्चन, और ये स्ट्रेटजी कोई आपको नहीं बताएगा। अभी इसका सॉल्यूशन इतना आसान था, सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ भी नहीं था, इसका सॉल्यूशन इतना आसान था। इन सब को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो, इन सब को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। आर फिर उसके से छोटा क्या है, पहले सबसे बड़ा क्या है आर, उससे छोटा क्या है पी, उससे छोटा क्या है ओ, उससे छोटा क्या है एम, उससे छोटा क्या है एल, उससे छोटा क्या है ई, उससे छोटा क्या है बी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिए और +1 कर दिया। आर एस पी क्यू ओ पी एम एन एल एम ई एफ बी सी। बताओ कौन सा? ये भी +1 था और ये भी +1 था, बट ये पुराना पैटर्न था, ये नया पैटर्न था। इस पैटर्न पे सवाल बन रहे हैं, इस रणनीति से आपको चलना होगा। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आपको पढ़ना तो है बट पुराना पैटर्न नहीं, नया पैटर्न सीखना होगा। बात समझ में आ रही है ना? बहुत कुछ बदल चुका है रीजनिंग में। क्यों रीजनिंग में नंबर नहीं आ रहे बच्चों के? जीरो से कैसे तैयारी होगी आपकी, वो मैं आज बात करूँगा। सिटिंग अरेंजमेंट में कंप्लीट कंसेप्ट सीखना होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में हु इज का कंसेप्ट सीखना होगा, प्लस 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट पैटर्न आपको सीखना होगा, कंप्लीट कंसेप्ट आपको सीखना होगा और 200 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होगी। ब्लड रिलेशन पूरा कंसेप्चुअल है, कोई ट्रिक नहीं है। जो ट्रिक बोले वो बेवकूफ़, जो ट्रिक सिखाए वो बेवकूफ़, जो ट्रिक सीखे वो भी बेवकूफ़। बोला मैं सिखा दूंगा ब्लड रिलेशन के। अरे ब्लड रिलेशन का इतना छोटा सा क्वेश्चन बच्चों से सोल्व नहीं होता कि आप किसके माँ के पिता के बेटे हो, ये बच्चों को नहीं पता। और ट्रिक्स कहाँ से बन गई? ट्रिक बनेगी नहीं, जो सिखाए और जो सीखे दोनों बेवकूफ़। कंसेप्ट सीखना होगा कि आप किसकी माँ के पिता के बेटे हो और कैसे ये सवाल सोल्व हो सकता है। तो कंसेप्ट सीखना होगा और 250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है। अभी उस ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट से अभी याद आया, ऑफिस में मैं बैठा था और आपकी पीपीटी पे ही काम चल रहा था और एक बच्चा आया, बोला सर रेलवे सेलेक्टेड। सलाम, मगा सलाम बच्चे। बोला सर रेलवे सिलेक्शन, रेलवे में सिलेक्शन आपका ही पढ़ करके। उसके सामने ये पीपीटी खुली हुई थी। बोला सर आज भी याद है जब आपने कहा था कि सिटिंग अरेंजमेंट में पूरा कंसेप्ट सीखो और ब्लड रिलेशन में सब कुछ तरीके से सीखो, ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती। नेक्स्ट वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूँ तो वेन डायग्राम में प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है। कंसेप्ट एक बार सीख लोगे और प्रैक्टिस की भी 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि पता नहीं चलेगा। सीरीज में लेटेस्ट पैटर्न करने की ज़रूरत है। पुराने सवाल बेशक मत करना। 2020 से पहले के सवाल देखोगे सारे बन जाएंगे, बाद के देखोगे हिल भी ना पाएंगे। तो लेटेस्ट पैटर्न सीखने की ज़रूरत है। सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सीरीज पे वही मल्टीप्लाई डिवाइड इन में लगे रहते हैं। प्राइम नंबर पे कोई सीख ही नहीं रहा और क्वेश्चन प्राइम नंबर पे आ रहा है, अभाज्य संख्या पर आ रहा है। तो कहाँ से नंबर आएंगे रीजनिंग में? कैसे नंबर बढ़ेंगे रीजनिंग में? अरे पहले रीजनिंग का रोड मैप तो जानो, तभी तो पता चलेगा कि रीजनिंग में तहलका मचेगा कैसे और पूरे नंबर आएंगे कैसे। लेटेस्ट पैटर्न प्लस 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस है। 1000 क्वेश्चन की जरूरत है। 1000 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे सीरीज के। मिसिंग नंबर में लेटेस्ट पैटर्न सीखने की जरूरत है और ऐसे ऐसे पैटर्न बन रहे हैं मिसिंग नंबर में कि आपका दिमाग हिल जाना है। लेटेस्ट पैटर्न प्लस 700 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है। 700 क्वेश्चन करने की जरूरत है और मैं करवाऊंगा ये 700 क्वेश्चन कहाँ पर और कैसे। एनालॉजी में भी लेटेस्ट पैटर्न सीखने की जरूरत है। ये जिनके ऊपर पैटर्न लिख रहा हूँ उनमें ना मेरा रोल, ना आपका रोल, ना किसी का रोल, उनमें पैटर्न का रोल है और वो मैं पैटर्न बताऊंगा कि निकलेंगे कहाँ से। 500 क्वेश्चन कर जाना, काम बन जाएगा। 500 क्वेश्चन करने की जरूरत है
उसके बाद क्लासिफिकेशन में भी लेटेस्ट पैटर्न 300 क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 50 क्वेश्चन बहुत हैं, बस पैटर्न देख लेना। क्लॉक 50 क्वेश्चन बहुत है, 50 क्वेश्चन से बाहर आना भी नहीं है। अरे क्लॉक में मात्र 6 से 7 क्वेश्चन तो ढंग के बनते हैं, उससे बाहर कुछ आना नहीं है। मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से क्लॉक ख़त्म कर दूंगा इस एक चीज़ पे। बट ये मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से कैसे, ठीक है। चलो, मिरर इमेज, वाटर इमेज 100 क्वेश्चन बहुत हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग 100 क्वेश्चन बहुत हैं और एक दिन में बैठ करके सोल्व कर सकते हो ये। एम्बेडेड फिगर 50 क्वेश्चन बहुत हैं। कंप्रेशन ऑफ फिगर 50 क्वेश्चन भी बहुत हैं। एनालॉजी एंड सिमिलरिटी 25 क्वेश्चन बहुत हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर 25 क्वेश्चन बहुत हैं। स्टेटमेंट अजम्पशन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत है। स्टेटमेंट कंक्लूजन 200 क्वेश्चन करने की जरूरत है। मैथमेटिकल ऑपरेशन 100 बहुत है। नॉन वर्बल सीरीज 150 क्वेश्चन करने की जरूरत है। सिलोजिज्म 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है और मिसलेनियस 100 बहुत है। लास्ट में बात करते हैं लेटेस्ट पैटर्न और टीसीएस। अब ये टॉपिक ऐसे हैं जो नॉन वर्बल के हैं। ये नॉन वर्बल के जो क्वेश्चन हैं इनमें एक कंसेप्ट, पतली गली कंसेप्ट बना रखा है और वो कंसेप्ट कैसे आएगा और कैसे 3 ऑप्शन गलत होंगे, ये एक बार सीखने की जरूरत है, उसके बाद कभी नंबर नहीं आएंगे। अब ये सीखने की जरूरत है, ये इतने की जरूरत है, ये होगा कहाँ से और होगा कैसे, इसी के लिए मैं आज आपको सामने आया हूँ। आप सबसे पहले ये ठान लो कि मुझे प्रॉपर तरीके से क्लास नोट्स बनाने हैं। वादा करो और नारा लगाओ, पहला स्टेप, मुझे प्रॉपर क्लास नोट्स बनाऊंगा। लिखो सब कि मैं क्लास नोट्स बनाऊंगा। यस, क्लास नोट्स बनाऊंगा, खुद के क्लास नोट्स बनाऊंगा और प्रॉपर तरीके के बनाऊंगा। पहला स्टेप, मैं प्रॉमिस करता हूं कि क्लास नोट्स बनाऊंगा और खुद के क्लास नोट्स होंगे। उन क्लास नोट्स में खुद की कुछ फीलिंग्स वाली बातें लिखी होंगी। उस क्लास नोट्स में फीलिंग वाली बातें कैसे, जैसे कुछ पैटर्न्स मैंने आपको बोर्ड पे ना बताते बताते मैंने आपको माइंड में बता दिए, वो भी लिखना होगा। कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें एज प्रॉब्लम में मैंने एक ट्रिक बता दी कि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, 5 साल पहले और 5 साल बाद देखने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस का क्वेश्चन हो सीधा डायरेक्टली टिक कर देना। क्लास नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। रैंकिंग अरेंजमेंट में ऐसे सवाल की ट्रिक, जैसे मैंने बताया कि मोहित बाएं से 8वें नंबर पे है, राहुल दाएं से 18वें नंबर पे है, इंटरचेंज कर लिया तो मोहित 15वें पे बन गया, तो राहुल कितने पे बन जाएगा? 1 सेकंड में जवाब 25वें पे। इस तरीके से आपको सीखना होगा। ये कैसे आएंगे? ये क्लास नोट्स। क्लास नोट्स में, मेरे क्लास नोट्स में रहेंगे क्या? ट्रिक्स रहेंगी, कंसेप्ट्स रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे। ये तीनों चीज़ें आपके क्लास नोट्स में होनी चाहिए। दूसरा सेकंड स्टेप ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नोट कर करके प्रॉपर तरीके से सोल्व करने हैं 2022 और 23 के। 2022 और 23 के मात्र 2 साल के ही तो करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। 2022 और 23 के प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप ये रहेगा कि आपको क्लास नोट्स जो है इनको रिवीजन जो है 2 से 3 बार आपको रिवीजन देना ही देना है। ये प्रॉमिस करो कि रिवीजन 2 से 3 बार, रिवीजन 2 से 3 बार आपको करना ही करना है। आप क्लास नोट से बाहर, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मेरा डिस्कशन हो रहा था, तो प्रशांत सोलंकी सर इंग्लिश बड़ा बेहतरीन सिखाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बताते हैं। उन्होंने कहा कि सर मेरे रीजनिंग में हर पेपर में 50 में से 50 आई और रीजनिंग में मैंने आपके क्लास नोट्स ही बार बार रिवाइज किए, आपके क्लास नोट्स ही पढ़ता था, आपके क्लास नोट्स ही रिवाइज किए। सेम उसी टाइम कंटेंट डेवलपर में सारी टीम बैठी थी, वो भी यही करी थी, सर क्लास नोट से बहुत कुछ हो गया। तो ये मैं बार बार क्यों जोर दे रहा हूँ, आपको क्लास नोट्स में सारी ट्रिक्स रखनी है। आपको क्लास नोट्स में पहले
आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। रिवीजन 2 से 3 बार आपको करना है, ठीक है। उसी तरीके से चाहे किसी के भी नंबर आए हो भाई, चाहे किसी के भी, हर एक ने क्लास नोट्स फॉलो किया है। आदित्य रंजन सर भी हमेशा यही बोलते हैं कि भाई क्लास नोट्स ही, और रीजनिंग में तो सर आपके क्लास नोट्स से ही काम चलेगा। सेम उसी प्रकार आपके भी पूरे नंबर आएंगे। अरे यार, जब दोस्तों आपके सामने एग्जाम्पल हैं और हजारों आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि भाई क्लास नोट्स के बाहर कुछ नहीं आना, वादा करता हूं कि जो मैं आपको क्लास नोट्स में पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपको दिखाई नहीं देगा। और ये जो 500 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें जितना बोला है उसमें उतने ही क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा। ये जिसमें 300 बोले हैं उसमें मैं 300 क्वेश्चन ही प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें 50 बोले हैं उसमें 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा मैं। ये आपके बैच में रहेगा, ये रोड मैप है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन कि मिलेंगे कहाँ पर, ये मैं आपको मेरे पेड बैच में ही करवाऊंगा, मेरे पेड बैच में ही दूंगा। मेरे पेड बैच का पहला डेमो है और पहले दिन आपको पता चल जाना चाहिए कि रास्ता होगा कैसे। तो ये जो स्टेप लिखे हैं, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं, ये सीट के तौर पे मैं आपको दूंगा। इस बात पे क्लैपिंग हो जाए, बस आप रेडी रहना कि ये सारे क्वेश्चन मैं करूंगा। जिस चैप्टर में 10 देने की जरूरत है उसमें मैं 10 क्वेश्चन दूंगा, और जिसमें 1000 देने की जरूरत है उसमें मैं 1000 दूंगा। बस आप प्रैक्टिस करने लेना, वादा करते हो? ठीक है, तो ये मैं आपको पेड बैच में आपको दूंगा, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा था कंसेप्ट क्लैरिटी। कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी, कहाँ से होगी, ये सब क्लास नोट्स से होगी। और क्लास नोट्स कहाँ से मिलेंगे, ये आपके पेड बैच में जिसमें आपने एडमिशन लिया है। जिस बैच में आपने एडमिशन लिया है उस बैच में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये जो 9 मई का बैच है, इस बैच में आरजी विक्रमित एप्लीकेशन पर सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है? प्रैक्टिस कहाँ से करनी है बच्चे? जो मैं आपको सीट्स प्रोवाइड कराऊं उन सीट से प्रैक्टिस करनी है। यहाँ से प्रैक्टिस सीट मिलेगी, ठीक है। यानी कि बाहर से आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। मेरी प्रैक्टिस सीट भी बाहर मिल जाए ना तो परचेज मत करना। और कौन ऐसा टीचर मिलेगा जो आपको ये कहे कि मेरी प्रैक्टिस सीट परचेज मत करना? सोचो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी प्रैक्टिस सीट जब परचेज करने की जरूरत ही क्या है, जब मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट, हर चैप्टर में जितने क्वेश्चन लिखे हैं उतने क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये इसलिए बोला कि आपको बैच के अंदर ही सब कुछ मिल जाना है। बस आप वादा करोगे कि उस बैच में जो जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊं वो आपको करके जाना है। आप वादा करोगे कि बेहतरीन तरीके से जैसे मैं आपको पढ़ाऊं बेहतरीन तरीके से वैसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। अब ये प्रैक्टिस सीट लगानी कितनी बार है, अब ध्यान से सुनो। प्रैक्टिस सीट आपको कुछ चैप्टर की 1 बार लगानी है, कुछ चैप्टर की आपको 2 बार लगानी है, और कुछ चैप्टर की आपको 3 बार लगानी है। किस चैप्टर की 1 बार लगानी है, किस चैप्टर की 2 बार लगानी है, किस चैप्टर की 3 बार लगानी है, ये भी मैं एक बार बात कर लेता हूँ, ठीक है। जिसके आगे 1 लिख दूँ वो 1 बार प्रैक्टिस शीट लगाना, जिसके आगे 2 लिख दूँ वो 2 बार प्रैक्टिस शीट लगाना, और जिसके आगे 3 लिख दूँ उसकी 3 बार प्रैक्टिस शीट लगाना, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट 1 बार, कैलेंडर 1 बार, काउंटिंग फिगर 2 बार, डाइस 1 बार, रैंकिंग 1 बार, डायरेक्शन 2 बार, एज प्रॉब्लम 1 बार, क्यूब 1 बार, कोडिंग डिकोडिंग 3 बार, ठीक है। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट 2 बार, ब्लड लेसन 3 बार, वेन डायग्राम 2 बार, सीरीज 3 बार, मिसिंग नंबर 3 बार, एनालॉजी 3 बार, क्लासिफिकेशन 3 बार, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 1 बार, क्लॉक 1 बार, मिरर एंड वाटर इमेज 1 बार, पेपर कटिंग फोल्डिंग 1 बार, एम्बेडेड फिगर 1 1 1 1 2 बार 2 बार 1 बार 1 बार 2 बार 2 बार और ये 3 बार, ठीक है। अब ये मैंने 1 बार 2 बार 3 बार लिख तो दिया, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ कुछ चैप्टर्स हो सकता है मेरा डायरेक्शन कमज़ोर हो, मेरे दोस्त का कैलेंडर कमज़ोर हो, मेरे दूसरे दोस्त का काउंटिंग फिगर कमज़ोर हो। जिस बच्चे का जो चैप्टर कमज़ोर हो उसको 3 बार, जिस बच्चे का जो चैप्टर कमज़ोर हो उसको 3 बार। हो सकता है मैंने डाइस में 1 बार लिखा हो और आपका डाइस कमज़ोर रह गया हो
तो आपको डाइस को 3 बार लगाना है। ये बच्चा टू बच्चा इंडिविजुअल रहेगा, हर बच्चे की यहाँ स्ट्रेटेजी अलग होगी, क्योंकि मैं हाथी को, मछली को और कुत्ते को और बिल्ली को और इंसान को एक साथ नहीं बोल सकता कि पेड़ पर चढ़ जा, पॉसिबल ही नहीं है। हर बच्चे के लिए एग्जाम तो एक है, लेकिन तैयारी करने का तरीका तो अनेक है। हर बच्चे के लिए मछली को पानी में रहना है तो हाथी को मस्त होकर के चलना है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, आप जैसे हो, मुझे पता आप जानवर नहीं हो, लेकिन इंसान भी तो एनिमल की कैटेगरी में आता है। ये मैं आपको वेन डायग्राम में सिखाऊंगा। तो इंसान वेन डायग्राम में एनिमल की कैटेगरी में कैसे आता है और कैसे ह्यूमन बींग्स एनिमल में जाएंगे और किस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, तो ये आपको सीखना होगा, ये आपको जानना होगा। तो जैसे आप इंसान हो वैसे बनो। तो आपका अगर मिसिंग नंबर कमजोर है तो मिसिंग नंबर को 3 बार करो। कैलेंडर चाहे भले ही मैंने 2 बार लिखा हो, आपका कैलेंडर वीक है तो कैलेंडर को आपको 3 बार करो। यहाँ पर हर बच्चे की अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगा। अब बच्चों के माइंड में ये आता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें। जला दो उन किताबों को, सॉरी किताब के लिए जलाना वर्ड यूज कर रहा हूँ। जलाने का मतलब है दिल से जला दो, वैसे मत जलाना। किताब सरस्वती माँ होती है और सरस्वती माँ आपको बहुत आशीर्वाद देगी, लेकिन दिल से उनको खत्म कर दो। जो आपके पास बुक्स रखी हैं जिनमें 18, 19, 17 के क्वेश्चन हैं, जिनमें 16, 15 के क्वेश्चन हैं, आपको नहीं करने वो प्रीवियस ईयर। अरे वो प्रीवियस ईयर करके कर भी क्या लोगे? वो पैटर्न अब नहीं आते, वो सवाल अब नहीं आते, वो चीज़ें बदल चुकी हैं, वो दौर बदल चुका है, वो क्वेश्चंस बदल चुके हैं, वो कंसेप्ट्स बदल चुके हैं, वो सब कुछ बदल चुका है। आपको प्रीवियस ईयर सिर्फ और सिर्फ 2022, 2023 और अपकमिंग एग्जाम में आने वाले जो एग्जाम होंगे, जैसे अब की बार का सीजल जिसका टारगेट है वो 2021 के भी देख सकता है, 21, 22 और 23। और जिसका अब की बार सीजल का टारगेट नहीं है या फिर सीजल नहीं हो पाए या किसी वजह से अब की बार जुलाई में क्लियर नहीं हो पाया, तो वो बच्चा 2022 और 23 और अपकमिंग एग्जाम जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उनके आप तैयार प्रीवियस ईयर करोगे। उन प्रीवियस ईयर्स को आप देखोगे, इससे पीछे मत जाना। सारे पुराने पैटर्न है, सारे पुराने पैटर्न है, सब फालतू की चीज़ें। अब मॉक टेस्ट चौथा स्टेप बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट में मैं कंबाइन मॉक टेस्ट की आज मैं बात नहीं करूँगा, आज मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट की बात करूँगा। सेक्शनल मॉक टेस्ट की मैं बात करूँगा तो सेक्शनल मॉक टेस्ट अकेले रीजनिंग की मैं बात करूँगा। और रीजनिंग में सेक्शनल मॉक टेस्ट में आपको 50 मॉक टेस्ट लगाने हैं। अब ये 50 मॉक टेस्ट आएंगे कहाँ से, आप लाओगे कहाँ से, इन 50 मॉक टेस्ट को करेंगे कैसे और करना क्या है। इन 50 मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट के फॉर्मेट में लगाना है और ये मात्र 20 मिनट के अंदर अंदर लगाना है। और ये 50 मॉक टेस्ट होंगे कैसे, प्री के कितने होंगे, मेंस के कितने होंगे। ये प्री की बात कर रहा हूँ मात्र 20 मिनट में, और अगर मेंस की बात करूँ तो मात्र 25 मिनट में। आपके 20 से 25 मिनट में मॉक टेस्ट खत्म हो जाने चाहिए। अभी 20 मिनट में, बाद में ये टाइम हम 15 मिनट भी लेकर के आएंगे। तो मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो 25 मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर पेड बैच में जिसमें आपने ज्वाइन किया है उस पेड बैच में मिलेंगे। ये 9 मई का बैच मेरा ड्रीम बैच है और आपका भी ड्रीम बैच साबित होगा ये बैच। अब जो बच्चा इस वीडियो को 1 साल बाद देखेगा वो 9 मई को समझ लेना उस टाइम पे जो बैच लॉन्च हो रखा हो। ये काम मैं हर बैच में करूँगा। अगर ये वीडियो आप दिसंबर में देखोगे तो समझ लो उस वक्त जो बैच लॉन्च हो रहा हो उस बैच में। मैंने कहा ना ये वीडियो आपके 2 साल तक काम आएगी और ये स्ट्रेटेजी आपके हर वक्त काम आएगी। अब ये 25 मॉक टेस्ट जो होंगे वो आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री मिलेंगे बैच के साथ, मतलब बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और 25 आपके फ्री के रहेंगे और 25 आपके मेंस के रहेंगे। और ये मैं खुद डिजाइन करूँगा। अब मैं ये खुद डिजाइन करूँगा तो ऑब्वियसली बात है ये आपको सीरियस ले लेना है, ये आपको बैच के अंदर ही लगाना है। और अगर मैंने एक बात बोली कि जो बच्चा मेरा बैच ज्वाइन नहीं करेगा उसके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है, तो मैं उन बच्चों के लिए भी बात बोल देता हूँ। हो सकता है आप मेरा बैच ज्वाइन ना करो। आज मैं पहली बार मेरे पेड बैच की डेमो क्लास में ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। हो सकता है कि
आप ना ज्वाइन करो, क्योंकि मैंने कभी ये वर्ड यूज़ किया ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सब ज्वाइन करते ही करते हैं। फिर भी हो सकता है किसी की कोई कंडीशन लग गई हो, तो उस बच्चे को मैं बता दूं, बच्चे आप अगर मेरे पेड बैच में नहीं हो तो आप जहां से भी पढ़ रहे हो, जिनसे भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप ये 50 मॉक टेस्ट सेक्शनल लगा जरूर लेना। अब ये 50 मॉक टेस्ट खुद से लगा जरूर लेना और 20 मिनट के अंदर ही लगाना। बस ये है कि कंसेप्ट आपको ऐसे आने चाहिए कि आने वाले टाइम में 15 मिनट में आपको रीजनिंग खत्म करनी है। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि रीजनिंग सेक्शन को कितने मिनट में करना है, तो 15 मिनट में करना है, क्योंकि अब रीजनिंग थोड़ी टिपिकल आ चुकी है। मात्र 15 मिनट में। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको कि आप 5 मिनट में ख़त्म कर दो, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आधे घंटे में ख़त्म कर दो। प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है मैं वही कहूँगा कि 15 मिनट में आपको रीजनिंग ख़त्म करनी है। और वो 15 मिनट में कैसे होगी, उसके लिए आपको कुछ ट्रिक्स सीखनी होंगी। जैसे मैंने 1 सेकंड में रैंकिंग अरेंजमेंट का जवाब दे दिया, जैसे मैंने ब्लडलेस सन का एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया, जैसे मैंने वेन डायग्राम में आपको बातों बातों में सिखा दिया कि इस तरीके से आपको ट्रिक्स सीखनी होंगी और कंसेप्ट सीखने होंगे। और जिस चैप्टर में जितने क्वेश्चन लिखे हैं उतने ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाना, बात बन जाएगी, 15 मिनट में हो जाएंगे। तो ये 25 मॉक टेस्ट आपके प्री के और 25 मॉक टेस्ट आपके मेंस के। ये प्री के 25 मॉक टेस्ट थे, ठीक है, और ये आपके मेंस के 25 मॉक टेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। 25 मॉक टेस्ट मेंस लेवल के, क्योंकि अब रीजनिंग मेंस में आ रही है और मेंस में बड़ी खतरनाक आ रही है। मेंस में बच्चों के नंबर नहीं आ रहे, इसलिए ऐसा ना हो कि रीजनिंग की वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाए और आप बाकी सब्जेक्ट की पकड़ बनाते रहो। रीजनिंग को अब आपको बहुत सीरियस लेकर के चलना होगा। तो अब इसके साथ साथ अब कुछ बातें और कर लेते हैं। कुछ बातें और क्या करते हैं कि कुछ लोगों को ये लगता है कि बस कोचिंग 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 और कोचिंग लेते रहो। अरे कोचिंग 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 लेते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? सिर्फ कोचिंग से सिलेक्शन होता है? नहीं। सिर्फ स्ट्रेटेजी से सिलेक्शन होता है? नहीं। सिर्फ गाइडेंस से सिलेक्शन होता है? नहीं। तो सिलेक्शन होता किससे है? सिलेक्शन होता है कोचिंग से पहले, कोचिंग के बाद। इस बात को जानने से कई बच्चों को ये लगता है कि पेड बैच में एडमिशन ले लेते हैं और बात हमारी बन गई। अरे बच्चे, कोचिंग से पहले क्या करना है ये तो आप जान लो। कोचिंग करनी है और कोचिंग के बाद क्या करना है ये तो कोचिंग के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि कोचिंग से पहले भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसके ऊपर कोई बोल ही नहीं रहा कि कोचिंग के पहले भी कुछ ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग से पहले भी कुछ काम करने होंगे आपको। आपने एडमिशन नहीं लिया है, या आपने यूट्यूब से तैयारी नहीं की है, या आपने एप्लीकेशन पर पढ़ाई नहीं की है, या आपने ऑफलाइन ज्वाइन नहीं किया है, तो भी, या आप एसएससी या किसी भी सरकारी नौकरी की आज से तैयारी कर रहे हो, या आप तैयारी कई महीनों से कर रहे हो लेकिन ये स्टेप आपको नहीं पता हो, तो ये स्टेप वापस से फॉलो कर लो। कोचिंग से पहले सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप अपने बारे में जान लो। पहला स्टेप, ये पहली बार YouTube पे मैं रिवील कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें बच्चे को पहले दिन पता चल जाए कि मैं मछली हूँ कि हाथी हूँ कि इंसान हूँ कि शेर हूँ, मैं किस जानवर प्रवृत्ति का हूँ। हालांकि आप इंसान हो लेकिन आपका लेवल कैसा है, मेरा मतलब समझ रहे हो ना भाई। रीजनिंग में तो कोडिंग डिकोडिंग लगती है कि इंसान को शेर कहा जाए, शेर को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को आदमी कहा जाए, और आदमी को घास कहा जाए, और घास को आसमान कहा जाए, और आसमान को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, और पानी को एसी कहा जाए। तो मछली कहाँ रहती है? हर कोई समुद्र बोलेगा, कोई कहीं बोलेगा। अरे मछली एसी में रहती है, यही रीजनिंग है। एसी में कैसे रहती है? मछली एसी में इसलिए रहती है क्योंकि मछली पानी में रहती है और पानी को एसी कहा गया था। ठीक है, पानी को एसी कहा गया था। ठीक है, डन। चलो, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो भाई, कि आप किस लेवल के हो, आपका लेवल क्या है, आप कमजोर हो या एवरेज हो। अब एवरेज में भी मैं 2 बोलूँगा क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग तो बोल ही नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग तो मैं उसी को बोलूँगा जिसके 50 आउट ऑफ 50 आएंगे। किस के आएंगे 50 में से 50? और कौन लेगा इंस्पेक्टर पोस्ट? कमेंट करके बताओ किसके आएंगे 50 में से 50 और कौन लेगा 50
इंस्पेक्टर पोस्ट, और इंस्पेक्टर पोस्ट ही लेनी है। कैसे लेनी है? रीजनिंग में तो पूरे नंबर लेके। अब आप अगर कमज़ोर हो तो मैं आपको 2 श्रेणी में डिवाइड कर देता हूँ। अगर आप कमज़ोर हो तो रीजनिंग के प्री के स्कोर का बता रहा हूँ, प्री में आपके 0 से 15 नंबर आते होंगे या 15 से 25 नंबर आते होंगे। अगर 2 श्रेणी में आते हो तो आप एक कमज़ोर छात्र हो, आप एक कम एवरेज से भी कमज़ोर हो, आपको रीजनिंग नहीं आती। और अगर आपका ये है, अब ये पहले अपने बारे में जान लें। अब ये जानेंगे कैसे? कई बच्चे क्या करते हैं, अपने बारे में जानने के लिए इस वीडियो के तुरंत खत्म होने के बाद मॉक टेस्ट देने बैठ जाएंगे, और मॉक टेस्ट देते ही एक मॉक टेस्ट देखेंगे और नंबर आएंगे, मान लो फॉर एग्जांपल 25, बोला मैं तो कमज़ोर हूँ। एक मॉक टेस्ट से कभी नहीं पता चलता कि आपका लेवल कैसा है। हो सकता है उस मॉक टेस्ट में रीजनिंग टफ आई हो सकता है उस मॉक टेस्ट में आपका ध्यान कहीं और हो सकता है उस मॉक टेस्ट में आपका मूड खराब हो सकता है उस मॉक टेस्ट में आपने छोटी छोटी गलतियां कर दी हो सकता है वो मॉक टेस्ट ही टफ या इजी आया हो। तो आप 3 से 4 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना कोचिंग से पहले। क्या करोगे? 3 से 4 मॉक टेस्ट दोगे। अब ये मॉक टेस्ट, अब आपने बैच तो ज्वाइन किया नहीं है, दोगे कहाँ से? है ना, ज्वाइन कर लिया तो वहाँ से दे दोगे, पर नहीं ज्वाइन किया है तो आप कहाँ से दोगे? भाई किसी भी एप्लीकेशन पर, किसी भी वेबसाइट पर, कहीं से भी आप 3 से 4 मॉक टेस्ट दे सकते हो। आप 3 से 4 मॉक टेस्ट देना अपने बारे में जानने के लिए। ये इस तरीके से है जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर सबसे पहले क्या लिख देता है? आप क्या बोलते हो? फीवर है, सर्दी है, जुकाम है, और डॉक्टर 3 से 4 टेस्ट लिखता है। टाइफाइड है कि मलेरिया है कि डेंगू है कि कुछ और है, वायरल फीवर है कि कोरोना तो नहीं है। टेस्ट 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 यही लिखा जाता है। वो क्यों कराए जाते हैं? ताकि आपकी बीमारी पता चले और आपका इलाज किया जा सकते। और आप एसएससी की तैयारी करने आ गए, आप बैंक की तैयारी करने आ गए, आपको अपनी बीमारी अभी तक पता ही नहीं। आप पहले अपनी बीमारी पता करो। आप 3 से 4 मॉक टेस्ट देना, और 3 से 4 मॉक टेस्ट देना। ये 0 से 15 नंबर अगर आ रहे हैं, 15 से 25 अगर आप नंबर आ रहे हैं तो आप अपने आप को कमज़ोर की कैटेगरी में डालना। अगर आपके नंबर आए 25 से 35 और 35 से 45 तो आप एक एवरेज स्टूडेंट हो। अगर आप अच्छे होते, अगर आप इंटेलिजेंट होते तो आपके 45 से 50 नंबर आते तीनों चारों मॉक टेस्ट में, हर एक में 50-50-50 आते तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ कि मैं मेरे पेड बैच में कराऊंगा, तो ये पेड बैच जो है ना बच्चे, ये जो पेड बैच है, अब मैं इस 0 से 15 इस पे और बात करूंगा। ये पेड बैच मेरा 9 मई से स्टार्ट हुआ है। इसके लिए आपको आरजी विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी होगी, क्योंकि आप एप्लीकेशन के ही बच्चे हो, और ये 3 क्लास यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। तो आरजी विक्रमित एप्लीकेशन से ये पेड बैच खरीदा जाएगा। जो इस वीडियो को बाद में देखेगा यूट्यूब पे, वो उस टाइम का लेटेस्ट बैच ज्वाइन कर सकता है। एप्लीकेशन आरजी विक्रमित ही रहेगी, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि आप कॉम्बो बैच ज्वाइन करना, क्योंकि कॉम्बो बैच में आपको रीजनिंग स्पेशल तो मिलेगा ही, मैथ स्पेशल भी मिलेगा, इंग्लिश स्पेशल भी मिलेगा, जीएस स्पेशल भी मिलेगा, कंप्यूटर स्पेशल भी मिलेगा, और 5 स्पेशल मात्र आपके 2500 रुपये में, इतनी कम फीस में आपको 5 स्पेशल मिल जाएंगे। तो आप कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। जिसने ज्वाइन कर लिया वो, उसको तो ये सारी बातें मिलनी है, क्योंकि आज पहला दिन है, और पहला दिन है, पहला डेमो है। तो आज से ही मैं आपको कुछ अलर्टनेस कर दूं, ये कोचिंग से पहले होगा। अगर आप इस कैटेगरी के हो, अगर आप इस कैटेगरी के आते हो, अगर आपके 3 से 4 मॉक टेस्ट में कोचिंग से पहले, क्लास शुरू करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले ये काम कर लेना। अगर आप इस कैटेगरी के आते हो तो आपको सबसे ज़्यादा आपको रिलाई करना है क्लास नोट्स पर, सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है क्लास नोट्स पर। क्लास नोट्स एक भी क्लास आपको छोड़नी नहीं है। ये मत सोचना कि मेरे को तो डाइस आता है तो मैं डाइस की वीडियो क्यों देखूं। ये मत सोचना कि मुझे तो सीरीज खुद से ही कर लूँगा तो मैं सीरीज क्यों देखूं। ये मत सोचना कि मिरर इमेज तो मेरे से हो ही जाता है तो ये चैप्टर मैं क्यों सीखूं। अगर आपके इतने नंबर आते हैं तो आप एक कमजोर कैटेगरी के छात्र हो। बुरा मत मानना भाई, कमजोर हो तो हो यार, मेरे टाइफाइड है तो है, इसमें बुरा क्या मानना। मुझे कोरोना है तो इसमें बुरा क्या मानना। अगर मुझे कोई बीमारी है तो उसमें बुरा क्या मानना। तो आप अगर कमजोर कैटेगरी के हो तो हो, इसमें बुरा क्या मानना। क्लास नोट्स आपको रिवाइज करना है। क्लास नोट्स के साथ साथ आपको सीट्स
सीट्स जो हैं वो आपको हर एक टॉपिक की, मैंने कुछ टॉपिक में एक बार लिखा, कुछ टॉपिक में 2 बार लिखा और कुछ टॉपिक में 3 बार लिखा। इन सीट्स आपको 2 बार करनी है हर एक टॉपिक की, अगर आप इस कैटेगरी के छात्र हो तो। लेकिन हो सकता है आपके मार्क्स 25 से 35 या 35 से 45 आते हो, तो आप क्लास नोट्स पढ़ो। सबसे पहले क्लास नोट्स आपको हर टॉपिक का रिवाइज करना ही करना होगा, और क्लास नोट्स के बाद आपको जो मैंने जिस टॉपिक में मैंने लिखा कि इस टॉपिक में इतनी सीट इतनी बार करने की ज़रूरत है, उस टॉपिक को उतनी बार ही करना। अगर इस टॉपिक के सामने मैंने एक बार लिखा तो आप एक बार ही करना, अगर 2 बार लिखा तो आप 2 बार ही करना, जिस टॉपिक मैंने 3 बार लिखा आप 3 बार ही करना। आपकी नैया पार हो जाएगी और आपके 50 में से 50 नंबर आने लग जाएंगे। ये कोचिंग से पहले, ठीक है, कोचिंग से पहले। क्लियर? चलो, उसके अलावा कोचिंग से पहले और क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज लिस्ट बनानी है अपनी। उन्हीं 3-4 मॉक टेस्ट से ये करोगे ना, ये स्टेप। देखो यार, बहुत तरीके से मैं आपके लिए सोच के लेके आया कि बच्चे के 0 से पूरे नंबर कैसे आएंगे, 50 में से 50। वादा करो तो मैं डेडिकेशन के साथ मैं आपके लिए लेकर के आया, वादा तो करो यार, ये करोगे। वीक आपको टॉपिक वाइज लिस्ट बनानी है कि आपके किस टॉपिक में वीक है, कौन सा टॉपिक एवरेज है और कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एक वीक टॉपिक की लिस्ट बनेगी, एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक की लिस्ट बनेगी, एक एवरेज टॉपिक की लिस्ट बनेगी। ये जो वीक टॉपिक की लिस्ट बने, ये जो आपकी लिस्ट बने कि भाई ये मेरा वीक टॉपिक है, तो वीक वालों को क्या करना है, वीक वालों का मैं बता देता हूँ। वीक वालों का क्या करना है, अगर आपकी लिस्ट बने कि ये टॉपिक मेरे वीक है, तो उनको आपको क्या करना है, उन वीक टॉपिक का अलग से तरीके से 3 टाइम वीडियो देखनी है। आपको 3 बार आपको वीडियो देखनी है, मेरे पेड बैच की 3 बार आपको वीडियो देखनी है। अगर टॉपिक आपके कुछ एवरेज हो, अगर आपके टॉपिक एवरेज हो, मान लो एवरेज का मतलब है 60 to 80% या 80% के लगभग, कभी 80 आ गया वरना 60 रहता है, 70 रहता है। एवरेज के 2 टाइम आपको वीडियो देखनी है, मेरी 2 टाइम आपको वीडियो देखनी है। और अगर आपके कुछ टॉपिक स्ट्रॉन्ग हैं तो ये हर बच्चे का अलग रहेगा। ये जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, जो टॉपिक आपके मजबूत है, जिनमें नंबर पूरे 100% स्कोर आ रहा है, 100% में आपका स्कोर आ रहा है, तो एक बार आपको वीडियो देखनी है। अब दिक्कत ये होगी कि सर जो टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है उस टॉपिक की वीडियो में क्यों देखूं। हो सकता है रीजनिंग में कोई टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आपको मेरी ट्रिक ना पता हो सकता है कि आपके सवाल सोल्व हो रहे हो लेकिन मेरी ट्रिक ना पता हो, और ट्रिक नहीं पता होगी तो ऑब्वियसली आपके नंबर नहीं आने हैं, और नहीं आने हैं तो एक बार तो हर एक को वीडियो देखने। अगर आपका टॉपिक कमज़ोर है तो 3 बार वीडियो देखना, और एवरेज है तो 2 बार देखना, और स्ट्रॉन्ग है तो 1 बार देखना। ठीक है, उसके अलावा कोचिंग से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ये 4 टॉपिक याद रखना, स्क्रीनशॉट रख लो। ये 4 टॉपिक सीरीज, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, ओड वन आउट, श्रृंखला, लुप्त संख्या, सादृश्यता और विषम संख्या, ये ओड वन आउट। ये 4 टॉपिक आपको ऐसे करने हैं, 15 दिन लगातार सीरीज पढ़नी है, जिस दिन मैं सीरीज टॉपिक पढ़ा दूं उसके 15 दिन लगातार, चाहे आधा घंटा पढ़ लेना, चाहे 1 घंटा पढ़ लेना, चाहे 20 मिनट पढ़ लेना, चाहे 40 मिनट पढ़ लेना, 10 मिनट मत पढ़ना, कहीं बुक खोली और बस बंद। लगातार 15 दिन तक सीरीज सोल्व करनी है। पहले लिख लो, ये कोचिंग से पहले करने हैं, करना कोचिंग के बाद है, स्टेप पहले रखना है कि मेरे को काम करना है। ठीक है, तो ये कोचिंग के बाद मिसिंग नंबर लगातार 15 दिन आप पढ़ोगे, एनालॉजी लगातार 3 वीक तक आप पढ़ोगे, ओड वन आउट 4th वीक पढ़ोगे, 4 वीक नहीं 4th वीक, 1 वीक ही पढ़ना है, 1 वीक ही पढ़ना, 4th वीक। ये 3 वीक, ये 1 वीक, 1 महीने का काम है ये 3 वीक है, ये 4th वीक है, तो लगातार ये 4 वीक का काम है। यानी कि ये आपको करना ही करना है और ये कंटिन्यू होना चाहिए, ये ध्यान रखा। ऐसा नहीं करना है कि सीरीज आज पढ़ ली, 3 दिन बाद फिर सीरीज उठा रहे हैं, 10 दिन बाद फिर सीरीज उठा रहे हैं, 8 दिन बाद फिर सीरीज उठा रहे हैं। ये 15 दिन तक लगातार आपको सीरीज का टॉपिक करना है। ये मिसिंग नंबर 15 दिन आपको करना है, ये 1 महीने का काम है। एनालॉजी
3 वीक और ओड वन आउट 1 वीक। ये आपको कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद के स्टेप है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं अभी एसएससी में। वैसे तो आपका रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया है, तो रीजनिंग स्पेशल आपने ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली रीजनिंग स्पेशल में ना केवल एसएससी बल्कि एसएससी, बैंक, रेलवे, वीडियो, लेखपाल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कंप्लीट रीजनिंग आपको करवाई जाएगी। लेकिन एसएससी के बहुत सारे बच्चे हैं, एक बार बताना एसएससी की तैयारी कौन कौन कर रहा है। एसएससी के बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बैंकिंग की रीजनिंग है, बैंकिंग में आते थे बट अब एसएससी में आने लगे। एसएससी के मेंस में हर एक शिफ्ट में डाटा सफिशिएंसी आया है, हर एक शिफ्ट में डिसीजन मेकिंग आया है, हर एक शिफ्ट में स्टेटमेंट आर्गुमेंट आया, हर एक शिफ्ट में कॉज एंड इफेक्ट आया, हर एक शिफ्ट में स्टेटमेंट अजम्पशन आया, हर एक शिफ्ट में सिलोजिज्म आया है और हर शिफ्ट में ये सारे टॉपिक मेंस में आए हैं। इनपुट आउटपुट नहीं आया है लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। आपको हाई लेवल सीटिंग एलिमेंट और पजल नहीं आया लेकिन बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आपके आ चुके हैं। अब इन टॉपिक को आपको करना क्या है, इन टॉपिक का कैसे करना है वो एक बार बात कर लेते हैं। इन टॉपिक में मैक्सिमम स्टूडेंट बात ही नहीं कर रहे, तो इन टॉपिक की मैं बात करूं तो बच्चे देख लेना कि ये टॉपिक तरीके से आपको तैयारी करनी है। इनमें क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस सीट जितनी मैं प्रोवाइड कराऊं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले साल के, प्लस मॉक टेस्ट के जितने भी सवाल। इनमें करना क्या है, इनमें एक काम करना, जो ही मैं मॉक टेस्ट में सवाल दूं उन मॉक टेस्ट में इन चैप्टर के अलग से नोट डाउन करके रख लेना, इन चैप्टर के अलग से नोट डाउन करके रख लेना कि भाई ये मॉक टेस्ट में सर ने दिए थे, ये इस चैप्टर का डाटा सफिशिएंसी का मैंने डाटा सफिशिएंसी में लिख लिया, मैंने निर्णय लेने वाले का निर्णय लेने में ले लिया, ठीक है। मैंने जिस चैप्टर का जिस टॉपिक में मॉक टेस्ट में दे रखा वहाँ से नोट डाउन किया और अपनी कॉपी में बना लिया, ठीक है। यानी कि इनमें क्लास नोट्स भी, सीट भी, प्रीवियस क्वेश्चन भी और मॉक टेस्ट भी रखने। ये टॉपिक वो हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट के, परसों ही मैंने एक बच्चे का इंटरव्यू लिया, रैंक थी 395, 395 रैंक, और इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट, पिछले साल रीजनिंग में 50 में से 50 नंबर लेने वाला बच्चा, इतना इंटेलिजेंट बच्चा, उस बच्चे के अब की बार रीजनिंग में 90 में से मात्र 65 मार्क्स आए हैं, 65 नंबर आए हैं। बताओ यार क्यों? क्योंकि उन्होंने ये टॉपिक पढ़े ही नहीं थे, इन टॉपिक का मालूम ही नहीं था करना क्या है। तो ये वो टॉपिक है जिनमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इतना कुछ करना है। क्यों? क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसमें आपको बाकी बच्चों को नहीं आएगा और आपको आएगा, बाकी बच्चों को नहीं आता और आपको आता है, बाकी बच्चों से आगे ले जाएगा। ये सब रहेगा मेरे पेड बैच में, ये तरीका रहेगा मेरे पेड बैच को करने का। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो आरजी वीकेंड एप्लीकेशन से ज्वाइन कर ले, और जिन्हें ज्वाइन कर लिया उसका स्वागत है। अब कुछ टॉपर्स स्ट्रेटेजी बात कर लेते हैं। बहुत सारे मेरे टॉपर्स जो हैं वो मेरे से मिले हैं, उन्होंने बताया है कि क्या रणनीति रही है उनकी। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या रहती है बच्चे? टॉपर कौन बनता है? जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा। और इंटेलिजेंट कौन बनेगा? जो पहले वाले स्टेप को फॉलो करेगा। अब जो बच्चा पहले वाले स्टेप को फॉलो ही नहीं करेगा उसके लिए यह वीडियो बनती नहीं है। ये वीडियो उसके लिए बनती है जो दावा और वादा करता है इंस्पेक्टर पोस्ट लेने का, जो दावा और वादा करता है अपने सपने पूरे करने का। ये यहाँ से वीडियो उसके लिए बनती है। क्या आप दावा और वादा करते हो कि आपकी ड्रीम पोस्ट आपको मिलेगी? तो बिल्कुल ये आपके लिए। तो टॉपर्स की स्ट्रेटेजी लास्ट में रहती है, लास्ट के 2 महीने टॉपर्स की स्ट्रेटेजी ये उसके लिए है जिसकी तैयारी हो रखी है। कहीं सीजीएल अभी जुलाई में, बोला अभी मैं टॉपर बनूंगा, सीधी ये स्ट्रेटेजी अपना लेता हूँ, नहीं होगा। सीधी ये स्ट्रेटेजी अपनाने से नहीं होगा भाई, सीधी ये स्ट्रेटेजी अपनाने से आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो भाई, हाँ, तो ये लास्ट के 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ मॉक एक कंप्लीट देना है और रीजनिंग का अलग से 60 मॉक अलग से करने हैं।
अकेले रीजनिंग के देने हैं। ये टॉपर की स्ट्रेटजी है कि सेक्शनल देना ही देना है, ठीक है। मॉक मॉक मॉक, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक। इसके लिए आप 111 मॉक टेस्ट वाली मेरी जो बुक है उसको सोल्व कर सकते हो। बहुत बढ़िया बुक है, सारे लेटेस्ट मॉक टेस्ट हैं। तो 111 मॉक टेस्ट वाली जो बुक है उसको आप सोल्व कर सकते हो, बेहतरीन काम हो जाएगा। उसके अलावा एक बात याद रखना कि इन ग्रामेटिकल एरर चेक मत करना भाई, कहीं यहाँ ग्रामेटिकल एरर ढूंढ लो, इतनी इंग्लिश नहीं आती, मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं यहाँ पर। एवरी टॉपर आल्सो हैव सम वीक टॉपिक्स, तो टेंशन मत लो, टॉपर्स के भी वीक टॉपिक होते हैं भाई, है ना। तो आपका अगर कोई एक टॉपिक वीक रह भी जाए तो उस पर काम करना, ना काम कर पाओ तो उसको छोड़ देना लास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक वीक पहले कोई नई टॉपिक बनाओ, ठीक है। उसके अलावा ये आप लास्ट के 1 महीने में 2 पेपर जरूर सोल्व करोगे, लास्ट 1 मंथ में। ये कंप्लीट मॉक की बता रहा हूँ मैं, कंप्लीट मॉक लास्ट 1 मंथ में। इस तरीके से आप एनालिसिस करोगे किस टॉपिक में आपके सिली मिस्टेक हो रही हैं, उन किस टॉपिक, कौन से टॉपिक आपके कमज़ोर रह गए, किन टॉपिक में आपका टाइम लग रहा है, किन टॉपिक के सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस, इस तरीके से अपने डायरी में बना करके रखना। ये बात कर दी मैंने टॉपर्स की कि किस तरीके से अपने ऊपर एनालिसिस करना, ठीक है। सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना, ठीक है। सोशल मीडिया का यूज करो तो बस पढ़ने के लिए, सोशल मीडिया का यूज करो तो टेलीग्राम रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल ज्वाइन करने के लिए। अगर कभी कभी इंस्टाग्राम यूज कर भी लो तो आरजी विक्रमजीत इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना और वहाँ पर कुछ वीडियोज हो तो उनको देख लेना, है ना, दिल खुश हो जाए क्या पता। फेसबुक पर भी आप आरजी विक्रमजीत फॉलो कर सकते हो, बट अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉलो करके रख सकते हो बाद में मेरे से कांटेक्ट रखने के लिए। अभी आप सोशल मीडिया का बिल्कुल जीरो कर दोगे, बिल्कुल आज से बंद कर दो, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दो, बाकी सारी चीज़ें भी अनइंस्टॉल कर दो। हो सके तो व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दो उसको, मतलब व्हाट्सएप भी हटा दो। आपका काम है यूट्यूब पे वीडियोस देखना, आपका काम है एप्लीकेशन पर पेड बैच पे वीडियोस देखना। इसके अलावा आपका मोबाइल का कोई यूज़ नहीं होना चाहिए और कोई मोबाइल का कोई यूज़ नहीं है। तो सोशल मीडिया जीरो करो, तब जाकर के काम बनेगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, कि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो चल रही है और यूट्यूब पे सिर्फ और सिर्फ 3 डेमो मिलेंगे। 3 डेमो, कल मेरा चैप्टर का डेमो मिलेगा, वो आप देख सकते हो, सीख सकते हो, है ना। तो ये आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर आपको बैच मिलेगा। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जैसे आप ज्वाइन करोगे तो आप कॉम्बो पे क्लिक करना, कॉम्बो स्पेशल ज्वाइन करना। अगर आपने कोई दूसरा बैच ले रखा और आपको अकेला रीजनिंग स्पेशल चाहिए तो रीजनिंग स्पेशल पे रीजनिंग पे क्लिक करने के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे वादे और ये सारे दावे और सारी बातें मैं 9 मई वाले बैच में फॉलो करूंगा। तो 9 मई वाला बैच मेरा ड्रीम बैच होगा, आपका भी सपने पूरे करेगा और आपका भी ये ड्रीम बैच रहेगा, है ना। तो कल से पहली क्लास लगेगी इस बैच में। कल से ज्वाइन करने से पहले अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आज ज्वाइन करने के बाद इन स्टेप को फॉलो कर लेना और ये स्टेप हर बच्चा फॉलो कर लेना भाई, ठीक है। मानता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन होंगे, हो सकता है आपका स्कोर इम्प्रूव हो, लेकिन कुछ बात तो आपको मज़ा आया होगा। जो बात आपको वीडियो में सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो स्ट्रेटजी, जो थिंकिंग, जो सोच आपके काम आई, वो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ताकि मुझे पता चले कि आज मैंने आपके लिए वास्तव में काम किया है। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी मिलते हैं पेड बैच में आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। कोशिश की है मैंने आपके सारे डाउट्स और सारी चीज़ें क्लियर करने की इस वीडियो में। थैंक यू। आपके पूरे नंबर आएंगे, मुस्कुराते हुए आएंगे। लव यू ऑल, साईं ब्लेस यू।